लीगल और इलीगल मीन्स। 5th हाउस को राहु बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। अब 5th हाउस किसका है? सूर्य का घर है और राहु उनको ग्रहण लगाने वाले हैं। तो नंबर 1 बात कि इनके पिता से इनकी या तो बनेगी नहीं, या तो वो किसी काम इनके जीवन में नहीं आएंगे। दूसरी बात कि ये ऐसा कोई काम करेंगे जो कि राजा के स्वभाव के एकदम विपरीत है, क्योंकि राजा के घर में राहु बैठा हुआ है। तो अब यहाँ का मालिक जो राजा था सूर्य, वहां पर राहु बैठ गए, एकदम दुश्मन। तो पॉलिटिक्स में भी इनका जो स्वभाव होगा वो दबंग, एक मतलब पुशिंग फोर्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी हद तक जा सकता है अपने जीवन में सूर्य का घर पाने के लिए, सूर्य का घर अपने नाम करने के लिए। राहु ऐसी शक्ति यहाँ पर 5th हाउस में इस कुंडली में दे रहा है। अब इसके साथ 12th हाउस लिखा हुआ है। अब 12th हाउस जब यहाँ लिखा हुआ है तो 12th हाउस में हम देखिए 7th हाउस लिखा है। 7th हाउस इज हाउस ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर जब राहु एस्पेक्ट करता है 12वें घर से, तो इसमें गुरु के घर की दृष्टि पड़ती है। तो गुरु के घर की दृष्टि पड़ती है 12वें घर की, तो ये व्यय भाव का सिंबल है। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि ये हाउस जो है वो सूर्य का है, रिलेशनशिप्स का है और चिल्ड्रन का है। तो चिल्ड्रन को तो यहाँ पर टर्मिनेट कर देता है राहु। दूसरी बात कि अब जब राहु के सामने 12th हाउस का 7th हाउस आता है, तो 7th हाउस भी जब पहुँचता है यहाँ पर, तो फिर ये एक तरफ तो आपको सेक्सुअल प्लेजर देता है, ठीक है, लेकिन ये ख़त्म भी कर देता है उसे, क्योंकि राहु यहाँ बैठा ही है सूर्य के घर को ख़त्म करने के लिए। सूर्य की न्यायप्रियता यहाँ पर ख़त्म करने के लिए राहु बैठा हुआ है। राहु यहाँ बैठकर आपसे अलग अलग तरीके के झूठ बुलवा सकता है। आप मिथ्या भाषण कर सकते हैं, कई मनगढ़ंत बातें जो कि है ही नहीं वो भी आप यहाँ बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपको सूर्य का घर यहाँ पर राहु अपने चंगुल में लेकर बैठा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि राहु यहाँ पर बैठकर और क्या कर रहा है। राहु यहाँ पर बैठकर आपको एक ऐसा जुनून देता है कि जीवन में आपको कुछ कर गुजरना है, कैसे भी कर आपको कुछ कर गुजरना है, कोई भी रास्ता अपना कर आपको कुछ कर गुजरना है। और जब 5th हाउस में राहु आता है तो ये कोई अच्छी पोजीशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहु सूर्य को बहुत ज़बरदस्त डैमेज कर देता है। राहु यहाँ से बैठकर 11th हाउस को भी देखता है। अब वहाँ पे सूर्य तो पहले ही से पीड़ित थे केतु से, यहाँ राहु उन्हें देखकर और भी पीड़ित करता रहता है। तो सूर्य इनकी कुंडली में बहुत ही कमज़ोर अवस्था में है। फादर से इन्हें बहुत ही कम सपोर्ट मिलेगा और शायद इसीलिए ये अपने जीवन में कुछ तरक्की कर पाए, क्योंकि फादर से इन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिला। अगर इन्हें फादर से सपोर्ट मिल रहा होता तो शायद ये इतनी तरक्की ना कर पाते। फिर ये जुनून जो इनके अंदर है ये कभी नहीं आ पाता। अब जब हम 6th हाउस में आते हैं और वहाँ 1st हाउस लिखा हुआ है, तो इनको पेट संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं, इंटेस्टाइन की बीमारियाँ हो सकती हैं और इनका कुछ ऑपरेशन जैसा भी हो सकता है। पर क्योंकि लगन में मंगल बैठे हुए हैं तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नलिफाई हो जाएंगी। और ऊपर से 6th हाउस जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो रोग ऋण शत्रुओं के मामले में ये फिर से बहुत लकी हो जाते हैं, क्योंकि एक नंबर क्या है, मंगल है, और मंगल तो लगन में बैठा हुआ है तो वैसे भी शुभ हो गया। अब रोग ऋण शत्रु इनसे हमेशा दूर रहेंगे, एक हाथ दूर रहेंगे, इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं और 7th हाउस में देखते हैं तो नंबर 2 लिखा हुआ है। तो इनकी मैरिज जो होगी
वो इनकी फैमिली की सहमति से होगी। अब यहाँ पर एक चीज बात नोट करनी है कि यहाँ पे डबल मंगल 7वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है। तो जब डबल मंगल 7वें घर को एस्पेक्ट कर रहा है और इतना तीव्र तरीके से कर रहा है, तो आप एक बात समझिए कि इनकी मैरिड लाइफ जो है खटाई में पड़ सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो। इनके घमंड और ईगो की वजह से इनकी मैरिड लाइफ जबरदस्त तरीके से इफेक्ट होगी। अब 2 नंबर फैमिली मेंबर्स का भी हाउस है, वॉइस का हाउस है, तो अपने साथियों से ये कड़क आवाज में बात करते हैं, बहुत ही कड़क आवाज में बात करते हैं। इनका ये स्वभाव है कि पहले ये एक विनम्र निवेदन करते हैं और जब कोई नहीं मानता है तो उसको फिर सही कर देते हैं। ऐसा इनका नेचर है कि पहले बातचीत हो जाए, थोड़ा सा बात से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बारे में जो ये सोच लेते हैं तो फिर उसका दाएं बाएं ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरिड लाइफ इनकी इसी वजह से डिस्टर्ब है। अब जब हम आते हैं 8th हाउस में, जब 8th हाउस में आते हैं तो फिर यहाँ कम्युनिकेशंस का घर 3rd हाउस बैठा हुआ है। तो इनके गुप्त कम्युनिकेशंस हो रहे होंगे कि जो कम्युनिकेशंस हैं वो इनके गुप्त तरीके से हो रहे होंगे। और गुप्त कम्युनिकेशंस कैसे हो रहे होंगे? वाया इंटरनेट हो रहे होंगे, सोशल मीडिया हो रहे होंगे, क्योंकि 3rd हाउस हमारा सोशल मीडिया का भी हाउस है। तो जो इनके ये कम्युनिकेशन है, जो इनके छोटे 3rd हाउस आपका किसका है? छोटे भाई बहनों का है, 3rd हाउस बुध का है। तो ये अपने काम कराने के लिए कोई भी इलीगल मीन्स अगर यूज़ करना हो तो उससे ये गुरेज नहीं खाते हैं। वो इलीगल मीन्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने कोई भी काम कराने के लिए। अब चाहे ये इलीगल मीन्स कैसे भी गुप्त रूप से किए जा रहे हो, उनका ये इस्तेमाल बखूबी कर लेते हैं और उनको लेकर फिर ये अपने काम पूरे करवा लेते हैं। मतलब कि जब यहाँ पे 3rd हाउस बैठा हुआ है तो 3rd हाउस में 10th हाउस बैठा हुआ है, 10th हाउस में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। यहाँ पर जब 3rd हाउस 8th हाउस में बैठा हुआ है तो एक तरफ तो ये इनको ज़बरदस्त चालाक बना देता है कि साम दाम दंड भेद लगाकर ये अपने काम निपटवा ले, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। दूसरी तरफ ये इन्हें अत्यंत फिर से धार्मिक बना देता है, क्योंकि यहाँ पर जब 8th हाउस है तो 8th हाउस हमारा लगन में बैठा हुआ है। तो लगन में बैठने की वजह से इनके गुप्त कम्युनिकेशंस और गुप्त दोस्त ये बहुत हो सकते हैं, जो हमें दिखाई ना पड़ रहे हों, पर इनके पीछे पीछे गुप्त रूप से काफ़ी मित्र इनके हो सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर इनका कोई काम नहीं होता है तो ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मचल जाते हैं, एक राजकुमार की तरह। क्योंकि 8th हाउस में 3rd हाउस है, 3rd हाउस बुध है, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त अपने काम ना होने पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और मचल जाते हैं। इसीलिए ये जब मचल जाते हैं तो ये कोई भी इलीगल काम करने से भी नहीं चूकते हैं अपने काम निकालने के लिए। अब जब 9th हाउस में 4th हाउस आते हैं तो ये वही हो गया, फिर से राजयोग हो गया, क्योंकि गुरु यहाँ 9th हाउस 4th हाउस जो चंद्रमा है वो तो एक तो बैठा हुआ है 4th हाउस का लॉर्ड लगन में, तो वो अच्छा हो गया। अब दूसरी चीज़ ये गुरु के घर में है, गुरु के घर का लॉर्ड जो है वो कौन है? तो गुरु के घर का लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है गुरु 4th हाउस में। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्त फिर से राजयोग दे रहे हैं। 4 नंबर 9 नंबर खाने में लिखने से ये व्यक्ति अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहता है। ये अपने मदरलैंड से, 4th स्वभाव है मदरलैंड का, ये अपने मदरलैंड में धर्म का प्रचार करता है और धर्म की स्थापना करता है। ये अपने मदरलैंड में पैसों के लिए अंबार लगाता है,
तो धन के नज़रिए से भी ये चौथा घर 9वें घर में बहुत अच्छा है। यहाँ इनकी फैमिली भी धार्मिक हो सकती है, और अगर नहीं है तो ये अपनी फैमिली को धार्मिक बना जरूर देंगे, क्योंकि ऐसी ही शिक्षा इनको अपनी फैमिली को ये देते हैं। दूसरी चीज ये 4th हाउस इनके 3rd हाउस में बैठे 10th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, तो इसका मतलब चौथे घर में जो प्रभाव होगा वो 10वें घर में भी पड़ेगा। तो चौथे घर में तो वैसे भी अच्छा एक्सॉल्टेड गुरु है और अच्छा प्रभाव दे रहा है, तो गुरु देता है राज सत्ता, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब चीज़ें बनाता है। तो यहाँ पर जो 4th हाउस 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और 4th हाउस बहुत ही क्लियर और अच्छा है, अच्छी पोजीशन में है 9th हाउस के लॉर्ड के साथ। और तो ये एक प्रबल राजयोग देता है। फिर से मदरलैंड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा समर्पित व्यक्ति होंगे, और अपने अपने रिज्यूम काल में ये बड़े मंदिर बनवाएंगे और धर्म का बहुत ही ज़बरदस्त काम करेंगे। जब हम प्रोफेशन हाउस में आते हैं तो शनि शुक्र 5th हाउस के साथ बैठे हैं, राजयोग बनाते हुए बैठे हैं, शनि अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं, और क्योंकि अस्त होकर बैठे हैं तो जो डिले कराना था ये डिले नहीं करा रहे हैं, बल्कि ये दे दे रहे हैं। यही अस्त नहीं होते तो ये काफ़ी परीक्षा लेते इनकी, दाएं बाएं ऊपर नीचे करते, और फिर इनको वो फल देते जो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि शनि सूनर और लेटर आपको फल जरूर दे देते हैं, एस्टैब्लिश जरूर कर देते हैं। जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पे वो एस्टैब्लिश जरूर कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पर शुक्र की दशा भी देखते हैं। शुक्र अपने साथी के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे शुक्र की कोई हानि नहीं, शुक्र भी उच्च का है। यहाँ मोदी जी को धन ही धन, चाहे प्रोफेशन में हो चाहे किसी भी तरीके से हो, धन इनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि शुक्र इनका वर्गोत्तमावस्था में होते हुए भी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। किसमें? प्रोफेशन हाउस में। अब जब हम आगे चलते हैं 11th हाउस में, तो ये 11th हाउस इनके लक का हाउस है। इनका लक कब चमकेगा ये बताता है। इनकी वाणी बुध आदित्य राजयोग की वजह से ऐसी जोरदार इफेक्टिव है कि वो केतु को एक्टिव कर देती है। केतु क्या है? हथियार है। तो वाणी से इनके हथियार एक्टिव हो जाते हैं। और कौन इफेक्टेड होते हैं? 6th हाउस, मतलब कि रोग ऋण शत्रु का घर। तो रोग ऋण शत्रु इनकी वाणी से ही काट दिए जाते हैं। यहाँ बुध आदित्य राजयोग इनको ऐसी ही स्थिति देता है। एक तरफ तो ये इनको राजयोग देता है 11th हाउस में, ठीक है। अब 11th हाउस देखिए, वहाँ गुरु के साथ और भी अच्छा प्रबल राजयोग, डबल राजयोग हो रहा है। इसीलिए इनका भाग्य, और ये जो 4th हाउस है ये इनको जबरदस्त एक्टिवनेस दे रहा है, और ये यही राजयोग है जिसकी वजह से ये इतनी शीर्ष स्थान तक पहुंचे हैं। यहाँ पे सूर्य के इनको तुरंत फिर से ग्रहण लग जा रहा है केतु की वजह से। ऊपर से 5वें घर में राहु बैठा है, तो 5th हाउस इनका बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड है। तो इसका ये सिंपल मतलब है कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई होगी। दूसरी चीज़ कि ये अपनी पढ़ाई पूरी भी ना कर पाए हों, हो सकता है बीच में ही छोड़कर निकल गए हों। दूसरी चीज़ कि अपने पिता के लिए ये कोई खास अच्छे बच्चे नहीं होंगे। पिता से इनको ना कोई सपोर्ट मिल रहा होगा और ना ही कभी कोई फल मिलेगा। यही चीज़ इनके बॉसेस से, कि जिनको ये अपना बॉस मानेंगे वो इनको कभी फल ही नहीं देंगे। तो फिर केतु एक्टिव हो जाता है, और क्योंकि सूर्य इतना इफेक्टिव नहीं है तो इनका बॉस इनका साथ दे चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। और केतु विद 6th हाउस इन 11th हाउस आपको अपने गुप्त दुश्मनों से जीतने के लिए भाग्य का सहारा भी दे देते हैं। अब हम चलते हैं 12th हाउस में, जहाँ 7th हाउस लिखा हुआ है। अब नॉर्मली स्पीकिंग तो मैं तो बोलूँगा कि ये तो बहुत ही अच्छा योग है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत पैसे मिल जाते हैं खर्च करने के लिए। यही यहाँ का सिंबल है 12th हाउस का, कि जब भी यहाँ पे वीनस का एस्पेक्ट आता है। अब 7th हाउस किसका है? शुक्र का है ना। अब शुक्र का एस्पेक्ट यहाँ पे 12th हाउस में भी पड़ रहा है, ठीक है। तो जब इनका 12th हाउस में पड़ रहा है तो क्या मतलब हुआ कि इनके पास इतना पैसा होगा जितना ये चाहें।
जितना ये चाहें उतना ये पैसा खर्चा कर सकते हैं। अब ये पैसा इनको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये बात की बात है, पर इनके पास इतना पैसा रहेगा लाइफ में कि ये उसको जितना चाहे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। जितना बड़ा ये सोचेंगे उतना बड़ा इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब एक दो चीज़ें और बता दूं कि यहाँ इस जातक की कुंडली में 5th हाउस जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो जब 5th हाउस इन 10th हाउस बैठा हुआ है तो इनके जो भी प्रेम संबंध हो सकते हैं वो इनके प्रोफेशन में बन सकते हैं। अब यहाँ पे केतु अतिचारी है तो इसका मतलब वो 10th हाउस में भी विजिट करता है। और शुक्र केतु क्या हो जाते हैं? शुक्र केतु हो जाते हैं संबंध विच्छेद। प्रेम संबंध हुआ पर वो टूट गया, ये शुक्र केतु बताते हैं। और शनि यहाँ पर बैठकर ये पूरे घर को इस्टेब्लिश कर देते हैं, ये सच कर देते हैं। इसका मतलब कि इनके प्रेम संबंध इनके वर्क प्लेस पे हो जरूर सकते हैं पर वो टिकेंगे नहीं, वो कभी भी टिक नहीं पाएंगे, वो हमेशा कट कर अलग हो जाएंगे, चाहे एक हो चाहे दो। लेकिन जो भी प्रेम संबंध होगा वो वर्क प्लेस पे होगा, काम करने की जगह पे होगा, पर वो कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि शुक्र के साथ अतिचारी केतु जब भी आकर बैठ जाता है तो वह संबंध विच्छेद करवा देता है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा आगे कि अब ये देखिए 40 मिनट्स हो गया कि दो मैं चीज़ें बताता हूँ कि अभी इनकी महादशा चल रही है मंगल की। तो जब मंगल की महादशा चल रही है तो मंगल की चौथी दृष्टि क्या है? 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि पड़ रही है चौथे घर पर। और मंगल की ये दृष्टि इनकी 2 साल और एक्टिव है मेरे ख्याल से। इनकी मंगल की महादशा चल रही है 2027 तक। तो 2027 तक ये इफेक्ट ज़रूर आने चाहिए। मंगल का घर पहला तो एक्टिव है, ठीक है। तो जब इसकी चौथी दृष्टि पड़ती है यहाँ पे गुरु के खाने में, तो मंगल की जब चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो हालांकि मंगल इन 4th हाउस इज़ वेरी बैड, ठीक है, पर जब यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो ये काफ़ी कुछ हद तक संभाल ले जाएंगे। लेकिन जब मंगल अपनी चौथी दृष्टि इनके चौथे घर पर दे रहा है तो यहाँ पर ये घर में युद्ध होने की संभावना को दिखाते हैं कि घर में लड़ाई जैसे माहौल हो जाएंगे, पर गुरु की वजह से ये उसको संभाल ले जाएंगे। और इसके पश्चात आप ये देखिए कि जब चौथा घर एक्टिव चौथी दृष्टि से जब 4th हाउस एक्टिव होता है तो 11th हाउस भी एक्टिव हो जाता है? तो जब 11th हाउस भी एक्टिव हो जाता है तो क्या होगा ये कि फिर से इनकी वॉइस एक्टिव हो जाएगी और मार काट मच जाएगी। तो कहने का मतलब है 2027 तक हमारे देश में कुछ मार काट जैसी स्थिति बन सकती है। ये इस कुंडली से देख के ही मैं बता रहा हूँ कि इनकी वाणी फिर ऐसी कुछ चलेगी कि जिससे देश में मार काट मच जाए, पर उस मार काट को ये बचा ले जाएंगे, ठीक है। अब जब इसकी 7वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है 7वें घर पे, तो जब 7वें घर पे पड़ रही तो फैमिली मेंबर्स, मतलब कि जो भी इनके संगी साथी होंगे, फैमिली में होंगे या इनकी पार्टी में होंगे, उनसे ये ज़बरदस्त तरीके से अग्रेसिवली बात करेंगे और डील करेंगे, जिसकी वजह से कई इनके साथी इनको छोड़कर चले जाएंगे। ये 2027 तक की बात है। उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि फिर कम्युनिकेशंस पे पड़ती है, तो ये अपने गुप्त दोस्तों और गुप्त मित्रों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये हाउस ऑफ डेथ है, ये हाउस ऑफ डेथ इनका एक्टिव हो गया है। तो अब ये बुध इनकी वाणी और कम्युनिकेशन हाउस ऑफ डेथ को एक्टिव कर रही है 2027 तक। तो इसका मतलब कि आने वाले समय में सिविल अनरेस्ट अपने देश में जरूर देखने को मिल सकता है मोदी जी के काल में ही, और जिसको मोदी जी आराम से डील भी कर ले जाएंगे।
पर सिविल अनरेस्ट, मारकाट, ये सब तो मचेगी ही मचेगी 2027 तक के रेज्यूम काल में। उसके बाद इनकी जो मंगल की महादशा है, इसके बाद राहु की महादशा आ जाती है। जब राहु की महादशा आती है तो ये कहने का अर्थ है कि राहु की महादशा यहाँ पर इनको फिर से वही काम करवाने के लिए आतुर कर देती है कि जब अब 5th हाउस एक्टिव हो गया है तो जीतने के लिए, राज सत्ता पाने के लिए कुछ भी करेंगे और कैसी भी बात कर देंगे, और ऐसी बात कर देंगे कि 11th हाउस का केतु फिर एक्टिव हो जाएगा बुध आदित्य राजयोग के साथ। तो फिर से वाणी जो है मार काट मचाना चालू कर देगी। और सीधे सीधी आप देखिए एक चीज कि राहु की 5th दृष्टि कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 5 9वें पे पड़ रही है। 9वें में चौथा भाव बैठा हुआ है। अब जब राहु यहाँ पर आया हुआ है गुरु के घर में और चौथे भाव के साथ बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ देश में हलचल अचानक से होने लगेगी 2 साल के बाद, जब राहु की महादशा इनकी चल रही होगी। अब 7th दृष्टि तो देख ही रहे हैं कि 11th हाउस एक्टिव हो गया, बुध आदित्य राजयोग, वाणी जो है एक्टिव हो गई है और उससे केतु भी एक्टिव हो गए हैं मारकाट मचाने के लिए। फिर 9th दृष्टि ये स्वयं लगन पे डाल लें। अब लगन पर जब राहु की दृष्टि पड़ रही है तो आप समझिए यहाँ पर चंद्रमा और मंगल दोनों ही राहु के शत्रु हैं। तो इनकी पर्सनालिटी में 2 साल के पश्चात बड़े ही कॉन्फ्लिक्टिंग और द्वंद्व वाले सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे कि 2027 के बाद जबरदस्त लड़ाई झगड़ा ये सब मुझको ज़्यादा दिखाई पड़ता है। 2027 तक सिविल अनरेस्ट हो सकता है, देश के अंदर एक बार को सही मारकाट मच सकती है इनके रिज्यूम काल में। पर 2 साल के पश्चात 2027 के बाद अब आप एक बात समझिए कि मारकाट कुछ ज़्यादा ही मच जाएगी। अब ये नहीं पता कि किस वजह से बढ़ेगी, कहीं हम वॉर में तो नहीं जा रहे हैं, कहीं कोई सिविल अनरेस्ट तो नहीं है, क्योंकि जब राहु का आगमन होता है राहु की महादशा में तो 9th हाउस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। 9th हाउस में 4th हाउस एक्टिव हो जाता है, तो ये तो वहाँ पे राजयोग है, तो उस राजयोग को ये बिगाड़ने का काम करने लगता है राहु दृष्टि डाल। 7th हाउस रिलेशनशिप में भी ये कटुता कड़वाहट ले आ देता है, ठीक है। अब 7th हाउस की दृष्टि जब पड़ी, रिलेशनशिप बनाया तो बुध आदित्य राजयोग बना, मतलब कि राजयोग तो एक्टिव है प्लस केतु के साथ एक्टिव है, मारकाट मचाने लगेगी वाणी। अब यहाँ पे 9th दृष्टि जब राहु की पड़ती है लगन पर, तो फिर ये आपको किसी भी कीमत पर कुछ भी करने के लिए तैयार करवा देता है, क्योंकि आपका मन जब खराब होने लगता है, ठीक है, और लड़ाई की वजह से मन खराब होने लगता है, तो फिर डबल मंगल अपना यहाँ फिर भी काम कर सकता है और आने वाली चुनौतियों को बहुत ही हैवी हैंड से ख़त्म भी कर सकता है। तो जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। एक चीज़ मैं और बता दूं कि आप इनकी कुंडली देख रहे हैं तो जब गोधरा कांड हुआ था तब आप देखिए, और जब भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं नरेंद्र मोदी की लाइफ में, तो इनका बुध आदित्य राजयोग 11th हाउस का एक्टिव हो जाता है केतु के साथ, और तब मारकाट या कुछ हलचल जरूर मचती है। इनकी वाणी इतनी स्ट्रांग है कि उसको सुनकर ही इनके रोग ऋण शत्रु खत्म हो जाते हैं। इनकी वाणी बहुत ही इफेक्टिव है। अब हम गुरु को अगर अपना धर्म मान ले तो राहु को हम अपना दूसरा धर्म मान सकते हैं, क्योंकि राहु गुरु के विरोधी हैं। और यहाँ पर जब 2027 के बाद राहु इनके 5th हाउस में एक्टिव होंगे, 5th हाउस इनके प्रोफेशन में, राहु विधर्मियों को कहा जा सकता है। विधर्मियों की नज़र इनके धर्म पर, इनकी कंट्री पर और इनके प्रोफेशन पर और इनके ऊपर स्वयं रहेगी। ऐसा 2027 के बाद मुझे लगता है कि इनको परेशान करने वाले लोग
या इनको किसी भी हद तक पहुंचा देने वाले लोग इनके धर्म के नहीं होंगे, किसी और धर्म के हो सकते हैं। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण नरेंद्र मोदी जी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।